हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई आपकी कहानी लेके। चैप्टर 15। सिया का सच आया सबके सामने। अब आगे। तन्वी की बात सुनकर निखिल एकदम हड़बड़ी में उठकर सिया के रूम की तरफ भागता है। उसके पीछे सभी लोग सिया के रूम की तरफ दौड़ लगा देते हैं। कुणाल भी सबके पीछे चला जाता है। दादू कुणाल को गुस्से में आकर बोलते हैं, अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना तो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। सब सिया के रूम के बाहर आते हैं। निखिल सिया को आवाज़ देते हुए बोलता है, बच्चा ओपन द डोर। पर सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने कहा, छोटे रैबिट प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यार देखो सब परेशान हो रहे हैं। दादू ने कहा, सिया बच्चे दरवाज़ा खोलो। बच्चे मीरा जी ने, दादी जी ने, तन्वी ने, यहाँ तक कि मीर ने भी सिया से दरवाज़ा खोलने को कहा, पर सिया ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब सबने सिया की चिंता होने लगी। निखिल भागकर नीचे से सिया के रूम की डुप्लीकेट की लेकर आया और सिया के रूम का लॉक ओपन किया। जैसे ही निखिल ने डोर ओपन किया तो सामने का नज़ारा देख सब दंग हो रह गए। सिया फर्श पर अपने घुटनों को पकड़कर बैठी जोर जोर से हिल रही थी। सिया की आंखें और पूरा चेहरा रोने की वजह से रेड हो गया था। निखिल भागकर आया और सिया के पास बैठ गया। सिया बस वैसे ही हिले जा रही थी। अब तक सब अंदर आ चुके थे। सिया को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। सबने सिया को आवाज़ दी, पर सिया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तन्वी को समझ आ गया कि सिया को फिर से पैनिक अटैक आया है। सब बोलते हैं, क्या हुआ है सिया को, वो हमारी बात सुन क्यों नहीं रही। तन्वी ने जल्दी से सिया के पास बैठते हुए कहा, इसे फिर से पैनिक अटैक आया है। तन्वी की बात सुनकर सब दंग रह गए थे। किसी को भी पता नहीं था कि सिया को पैनिक अटैक भी आते हैं। निखिल ने कहा, अब तुम्हें पता है कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सिया लगातार बस हिले जा रही थी। सिया की ये हालत देख सबकी आंखों में आंसू आ गए। तन्वी ने रोते हुए कबीर को कहा, कबीर भैया जल्दी से हमारे रूम से हमारा फ़ोन ला दीजिए। कबीर ने कहा, अभी लाता हूँ। कबीर तुरंत फ़ोन लेने चला गया। मीरा जी ने कुणाल को गुस्से में घूरते हुए कहा, देखे तुमने क्या हालत कर दी है हमारी बच्ची की, हम तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। तभी कबीर तन्वी का फ़ोन लाकर तन्वी को देता है। तन्वी जल्दी से फ़ोन लेकर एक नंबर पर वीडियो कॉल का लगा देती है। सामने से एक प्यारी सी 20 साल की लड़की फ़ोन उठाती है। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही तन्वी ने फ़ोन सिया की तरफ कर दिया। वो लड़की सिया को देख हैरान रह गई। उसने रोते हुए कहा, सियू दी। सिया ने लड़की की आवाज़ सुनी तो अचानक रुक गई। उस लड़की ने कहा, ये क्या हाल बना रखा है दी आपने। अपना सब लोग हैरान थे, बस मीर और कुणाल को छोड़कर। उस लड़की ने फ़ोन एक लड़के को दिया जिसकी उम्र 19 साल की थी। उसने फ़ोन लेते हुए कहा, दी क्या अब आपको हमारी याद नहीं आती। आप इतने सालों में हमसे कभी मिलने नहीं आई। हम तो तन्वी दी को ही पूछ लेते हैं आपके बारे में। सिया उन दोनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने एक साथ कहा, प्लीज़ दी रोइए मत, आपको पता है ना हमें आपका रोना पसंद नहीं है। सिया एकदम से बेहोश हो गई। तभी उन दोनों ने तन्वी को कहा, तन्वी दी घबराए मत दी, पैनिक अटैक आया है तो वो जब उठेगी तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तन्वी ने कहा, रिहाना तुम दोनों अपना ख्याल रखना। सिया को जब होश आएगा मैं तुम दोनों की बात करा दूँगी। हाँ, ये दोनों बच्चे सिया के छोटे भाई बहन ही थे, रेहान और रिहाना, जो पिछले 5 सालों से तन्वी से ही सिया की हर खबर लेते थे, क्योंकि वो दोनों सिया को बहुत प्यार करते थे। रिहाना ने तन्वी को कहा, दी आज ऐसा क्या हुआ जो दी को फिर से पैनिक अटैक आया।
तन्वी ने रिहाना को कहा, मैं वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी सिया को मेरी ज़रूरत है। रिहाना ने कहा, ठीक है दी, सिया दी का ख्याल रखना। तन्वी ने रिहाना को कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तन्वी ने देखा सब लोग उसे सवालिया नज़रों से देख रहे हैं। तन्वी समझ गई वो क्या जानना चाहते हैं। तन्वी ने कहा, आप सब बाहर आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। सब लोग तन्वी की बात मानकर तन्वी के रूम में आ जाते हैं। तन्वी सबको बैठने को बोलती है तो सब बैठ जाते हैं। तन्वी दादा दादी और निखिल को बोलती है, जिन लोगों से अभी मैं बात कर रही थी वो सिया के छोटे भाई बहन। फिर आगे कहा, दादू, सिया अनाथ नहीं है, उसके पापा और सौतेली माँ और 2 सौतेले भाई बहन हैं जो उसके लिए सगे भाई बहन से भी बढ़कर है। दोनों की जान सिया में बसती है। तन्वी की बात सुनकर दादू और दादी के साथ निखिल और मीरा जी भी हैरान थी। उन्हें तो हमेशा यही लगता सिया अनाथ है। फिर दादू ने कहा, पर सिया ने तो कहा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके माँ बाप हैं, वो तो इतने सालों में कभी उनसे मिलने क्यों नहीं गई। तन्वी ने कहा, दादू, आपको याद है आज से 5 साल पहले जिस दिन सिया आपको मिली थी। दादू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, उस दिन सिया नहीं होती तो शायद मैं और आपकी दादी माँ इस दुनिया में नहीं होते। कुणाल ने कन्फ्यूज़न के साथ पूछा, दादू, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, और ये आप क्या बोल रहे हैं, आप सिया की वजह से जिंदा हो। दादू ने कहा, आज से 5 साल पहले की बात है, मैं और आपकी दादी पर एक शॉप के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया था। सब लोग बस खड़े तमाशा देख रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। तभी वहाँ से गुजर रही सिया ने हमें देखा और बिना सोचे समझे गुंडों से भिड़ गई और सारे गुंडों को अकेले ही ज़मीन पर पटक दिया। सब लोग हैरानी से सिया को देख रहे थे। तन्वी ने दादू को कहा, दादू, वो इसलिए क्योंकि सिया कराटे में ब्लैक बेल्टेड है। सबको एक जोर का झटका लगा। दादू ने आगे कहा, सिया ने पहले ही पुलिस को सूचना दे दी थी। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तभी गुंडों ने इंस्पेक्टर की गन छीनकर मुझ पर गोली चला दी। मुझे गोली लगती उससे पहले सिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। गोली उसके कंधे पर लग गई थी। उसके बाद हम ड्राइवर की मदद से सिया को घर ले आए और निखिल ने सिया का इलाज किया। बाद में जब सिया को होश आया तो उसने हमसे यही कहा कि वो अनाथ है। तन्वी ने कहा, दादू, उसने सही कहा था, वो अनाथी है, वो लोग बस नाम के माँ बाप हैं। अरे सिया की उस सौतेली माँ ने बचपन से ही उस पर इतने जुल्म किए हैं ना कि सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। सिया घंटों अपनी माँ के लिए रोया करती थी। उसकी सौतेली माँ ने उसके पापा को भी उसके खिलाफ़ कर दिया। उस घर में सिया को पेट भर खाना तक नहीं दिया जाता था और सिया को कई दिनों तक स्टोर रूम में बंद कर दिया जाता था। वो तो सिया के भाई बहन सिया को दुख में नहीं देख सकते थे। वो खाना चुरा चुरा कर सिया को खिलाते थे। जब सिया 19 साल की हुई और उनके जुर्म बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने घर छोड़ दिया। सिया के बारे में सुन सबकी आंखों में आंसू आ गए। निखिल तो बस रोए जा रहा था। तन्वी ने दादू को कहा, दादू, जिस दिन सिया आपको मिली थी वो उसी दिन घर छोड़कर आई थी। आज सिया का सच सबके सामने आ गया था। तन्वी ने कहा, दादू, हम यहाँ सिया के लिए आए थे। हमने सोचा था बिना बताए उसे यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, पर अब बात अलग है। हमें सिया को यहाँ से ले जाना होगा। हमें नहीं पता उन लोगों से सिया को कब तक छुपा पाएंगे, इसलिए हम जल्द से जल्द यहाँ से ले जाऊँगी। मैं सिया को यहाँ रखकर उसकी जान पर मंडराते खतरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। निखिल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि सिया की जान खतरे में है? पर क्या और कौन मारना चाहता है मेरी सिया को? कुणाल निखिल के मुंह से मेरी सिया सुनकर उसे निखिल की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। निखिल के साथ साथ सब तन्वी से यही सवाल करते हैं। तन्वी बोलती है, दादू, सिया अपने आप को अनाथ इसलिए बोलती है क्योंकि वो अनाथ ही है। उन लोगों का होना सिया के लिए ही ना होने के बराबर है। सिया उनसे नफ़रत करती है
और वो लोग सिया को एक्सेस ही नहीं करते। सिया की माँ के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसके पापा ने उसकी माँ से शादी की थी। पर सिया के जन्म के बाद सिया की माँ ने प्रॉपर्टी सिया के नाम कर दी और बैल के हिसाब से अगर सिया के 25वें जन्मदिन से पहले उसे कुछ भी हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी सरकारी फंड में चली जाएगी और कुछ दिन बाद सिया 25 की हो जाएगी। वो सिया को मारने पालन पहले ही बना चुके हैं। निखिल ने कहा, कौन है वो लोग जो मेरी सिया को मुझसे दूर करना चाहते हैं? मैं उनको जान से मार दूंगा। तन्वी ने कहा, वो लोग कोई और नहीं सिया के माँ बाप है जो उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। ये बात उनको सिया के घर से जाने के बाद पता चली, वरना पता नहीं सिया आज हमारे साथ होती या नहीं। तन्वी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुणाल तन्वी के पास आया और उसे हक कर लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दोस्त ने मेरे दादा दादी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी और उन्हें बचाया था। अब मेरी बारी है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ उसे कुछ नहीं होने दूँगा। निखिल ने कहा, मेरे होते उसे कोई छू भी नहीं सकता। तभी सिया वहाँ आई। वो पहले से ठीक लग रही थी। सिया ने देखा रूम का माहौल थोड़ा गर्म है तो उसने बात संभालते हुए निखिल को कहा, अरे भाई यार, आप यहाँ बैठे हो, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और निखिल के गोद में सिर रखकर लेटते हुए बोली, सॉरी भाई, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सिया के मुंह से निखिल के लिए भाई सुनकर कुणाल के तो होश उड़ गए और साथ ही साथ उसके दिल में एक खुशी की लहर दौड़ गई जो उसे खुद ही नहीं पता था ये क्यों हुआ। निखिल ने सिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई नहीं बच्चा, हम आपसे गुस्सा नहीं है। दादी माँ और दादाजी को सिया पर और ज़्यादा प्यार आने लगा। उन्होंने सिया को बोला, सिया बच्चे, या हमारे पास आओ। सिया उठकर दादी माँ की तरफ जाने लगी पर कुणाल को देख बीच में रुक गई और दादू से कहा, दादू, हम तब तक आपसे बात नहीं करने वाले जब तक आप इस नीली आँखों वाले मॉन्स्टर को सज़ा नहीं देते। और सिया ने साइड में रखी दादू की छड़ी उठाकर दादू को देते हुए कहा, तोड़ दीजिए इनकी दोनों टांगें। कुणाल ने सिया की बातें सुनकर सिया से कहा, तुम पागल हो, तुम मुझे छड़ी से पिटवाना चाहती हो? कुणाल उठकर खड़ा हो गया, अगर दादू ने मुझे मारा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादू ने कहा, कुणाल इधर आओ हमारे पास। कुणाल ने कहा, नहीं दादू, आप भी इस पागल का साथ दे रहे हो। सिया ने सुना कि कुणाल उसे पागल बोल रहा है तो उसने कुणाल को कहा, मैं आपको मार दूंगी। कुणाल ने कहा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। सिया ने सोफे पर बैठे कबीर, निखिल और माहिर को कहा, मीर भाई, निखिल भाई, कबीर भाई, क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं इस नीली आँखों वाले मॉन्स्टर को पकड़ने में? मीर सिया के मुंह से अपने लिए भाई सुनकर खुशी से सिया की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कुणाल ने बाहर भागते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कबीर, निखिल, मीर और सिया कुणाल के पीछे बाहर भाग जाते हैं। दादू दादी, मीरा जी और तन्वी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। सब भूल गए थे कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। थोड़ा अलग है पर कोई बात नहीं, जैसा भी है चैप्टर मुझे अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पार्ट अगले दिन दूँगी। थैंक यू। यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 16। निखिल, सिया, कबीर, माहिर की चाल पड़ी उन्हीं पर भारी। अब आगे। मीरा जी ने दादी माँ से कहा, माँ, आज कितने दिनों बाद कुणाल को यूँ खुलकर बोलता देखा है, वरना हमेशा बस खामोश रहता है, काम के लिए ही अपना मुंह खोलता है। कितना समय हो गया इसे मुस्कुराते हुए देखना। आज अपने देखा सिया से बात करते समय कुणाल के चेहरे पर गुस्सा नहीं, मुस्कान थी। नहीं तो आपको तो पता ही है उसके गुस्से का उसे शांत करना कितना मुश्किल है। अब तो घर भी बहुत कम आता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है। हमें इसकी बहुत चिंता होती है। जब से इसके पापा गए हैं ये बिल्कुल खामोश हो गया है। हमारे बच्चे ने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। दादी माँ ने कहा, अब चिंता ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो।
दादू ने तन्वी को देखते हुए कहा, तन्वी बेटा, लगता है आज बातों से ही पेट भरेगा। तन्वी ने दादू से पूछा, दादू क्या आपको भूख लगी है? दादू ने तन्वी से कहा, बेटा भूख नहीं, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तन्वी ने कहा, दादू हम आपके लिए डिनर बनाने को बोल देते हैं। दादू ने दादी माँ और मीरा जी दोनों को ताना देते हुए कहा, चलो सिया के बाद कोई और भी है जिसे हम बूढ़े की चिंता है, वरना लोग बस डांटने आ जाते हैं, उन्हें तो हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। मीरा जी और दादी माँ दोनों दादू को देख रही थी। दादी माँ तो देख नहीं गुस्से में घूर रही थी। दादी माँ ने कहा, इनको ना सिया ने बिगाड़ दिया है, आजकल अपनी मनमानी जो करने लगे। दादू ने मुंह बनाते हुए दादी को कहा, बस यही आता है आपको, हमें डांटना, हमारी किसी को फिक्र ही नहीं। मीरा जी ने दादू को कहा, पापा जी ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप हमें आपकी फिक्र नहीं होती तो हम आपके लिए आज खुद खाना बनाएंगे। दादू खुश होकर मीरा जी से बोले, सच में आप हमारे लिए खाना बनाने वाली हो बेटा? दादू की बात सुनकर मीरा जी ने कहा, हाँ पापा। तन्वी ने कहा, आंटी हम भी आपकी मदद करेंगे। मीरा जी ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त पर। तन्वी ने पूछा, कौन सी शर्त आंटी? मीरा जी तन्वी के पास आते हुए बोली, जैसे सिया हमें मीरा माँ बोलती है, आप भी हमें मीरा माँ ही बोलिए, क्योंकि सब बच्चे हमें माँ बोलते हैं, तो आप भी क्यों नहीं? तन्वी ने खुशी से कहा, ठीक है मीरा माँ। मीरा जी ने तन्वी के गाल पर प्यार से छुआ और कहा, चलो चलते हैं। वो दोनों जैसे ही सीढ़ियों से नीचे आए तो सामने का नज़ारा देख दंग रह गए। उनके पीछे आ रहे दादू और दादी माँ ने भी सामने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फ्लैशबैक। जब कुणाल सिया, निखिल, मीर और कबीर से बचने के लिए बाहर भागा था, तब उन चारों ने कुणाल को पूरे घर में भगा कर थका दिया था। सिया खड़ी देख रही थी। निखिल, माहिर और कबीर कुणाल के पीछे भाग रहे थे। तीनों जब तक थक गए, हाँफते हुए सिया के सामने अपने दोनों पैरों पर हाथ रखकर झुकते हुए बोले, अरे ये बहुत तेज भागता है, इसने हमें थका दिया। कुणाल फुल एटीट्यूड के साथ बोला, आई एम ए कुणाल कपूर, और जो इतनी आसानी से किसी के हाथ आ जाए वो कुणाल कपूर नहीं हो सकता। सिया ने घूर कर कुणाल को देखा और फिर सिया ने उन तीनों को कहा, मीर भाई, कबीर भाई, निखिल भाई, अब तो आपको इस नीली आँख वाले मॉन्स्टर को पकड़ना ही होगा। ये आप तीनों की इज्जत का सवाल है, और अगर आप तीनों ने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो मैं आप तीनों के लिए खुद खाना बनाऊंगी। सिया की बात सुनकर निखिल खुशी से बोल, सच में सिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। कबीर ने भी कहा, छोटा रैबिट खाना तो बहुत टेस्टी बनाती है। मीर ने कहा, चलो कुणाल को पकड़ते हैं, इसी बहाने मुझे भी छोटे रैबिट के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। कुणाल ने अपने मन में सोचता है, ये लड़की कितनी तेज है, इसको पता है मेरे ये तीनों भाई खाने के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो ये इन्हें खाने का लालच दे रही है। पता ही होगा इससे इतने सालों से जो साथ है, वह क्या दिमाग लगाया, ऑफ़र भी ऐसा दिया जिसके लिए पागल मुझसे भी भिड़ जाएंगे। तभी कबीर, निखिल और माहिर तीनों ने कुणाल के पीछे भागने लगे। इस बार कुणाल घर से बाहर भाग गया। कुणाल को ऐसे भागते हुए आता देख सारे गार्ड्स हैरान रह गए। वो जल्दी से कुणाल के पास आए और कुणाल को पूछा, बॉस सब ठीक है? गार्ड्स की आवाज़ सुनकर कुणाल एकदम रुक गया। उसके पीछे कबीर, निखिल, मीर और सिया भी वहाँ पहुँच गए। तभी सिया के सारे गार्ड्स के सामने निखिल को बोला, पकड़ो भाई इस नीली आँख वाले मॉन्स्टर को। सिया की बात सुनकर सारे गार्ड सिया को इससे देख रहे थे जैसे मानो वो किसी दूसरी दुनिया से आया कोई एलियन हो। सब देखकर हैरान थे कि एक लड़की उनके इस राक्षस, खड़ूस, निर्दयी, गुस्सैल बॉस के मुंह पर उसे मॉन्स्टर बोल रही है। ये सब यही सोच ही रहे
थे कि लगता है इस लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं है जो इस सोते हुए इस डेविल को जगा रही है। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े, कुणाल ने अपने गार्ड्स को इशारा कर दिया। वो गार्ड्स तुरंत समझ गए उनके बॉस क्या चाहते हैं। वो गार्ड्स आगे आए और चारों को पकड़ लिया। चारों गार्ड्स के साथ लड़ने लगे पर कोई फ़ायदा नहीं था। गार्ड्स कोई मामूली गार्ड्स नहीं थे, उनसे जितना मुश्किल था। कुणाल ने कहा, इन्हें अंदर पहुंचा दो, वो भी प्यार से। सिया ने कहा। गुस्से में कुणाल पर चिल्लाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इनको बोलो हमें छोड़ दे। कुणाल सिया के पास आते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुणाल ने एक डेविल स्माइल की और कहा, मैडम को अंदर ले जाओ। सिया को जाने को तैयार नहीं थी। उस गार्ड्स ने सिया को अपने कंधों पर उठा लिया और अंदर जाने लगा। वहीं सारे गार्ड्स कविर, निखिल और मीर को खींचकर अंदर ले जा रहे थे। वो तीनों कुणाल को कोसे जा रहे थे और उन गार्ड्स को धमकी दिए जा रहे थे। सिया को जो गार्ड्स अंदर ले जा रहा था, सिया ने उसके बाल पकड़कर खींच लिए। जब उस पर कोई असर नहीं हुआ तो सिया ने उसके दोनों कान पकड़कर मोड़ दिए और उसके गाल खींच लिए। नाक को टेढ़ा मेढ़ा करने लगी। उसकी ये हरकतें देख कुणाल मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। बेचारे उस गार्ड का तो मुंह बंदर के पिछवाड़े जैसा लाल हो गया था। सिया उस गार्ड को चिढ़ाते हुए बोली, अबे ओ गधे, मुझे नीचे उतार वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगी। तुझे कीड़े पड़े, तू गंजा हो जाए और तेरे दांत टूट जाए। सिया की बात सुनकर वो गार्ड्स अपने मन में सोचता है, अरे मैडम इतना बुरा श्राप मत दो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, मुझे कुंवारा नहीं मरना। कुणाल ने गार्ड से कहा, बांध दो चारों को। एकदम चिल्लाते हुए गार्ड्स ने कहा। उन्हें पिलर से बांध दिया और कुणाल ने उन गार्ड्स को कहा, मुझे काम करना है और तुम्हें अच्छे से पता है काम के वक्त मुझे शोर पसंद नहीं है, जाओ जाकर इनका मुंह बंद कराओ। गार्ड्स कुणाल का ये रूप देखकर बहुत हैरान थे। आज पहली बार जब कुणाल ने किसी पर गुस्सा नहीं किया। उन गार्ड्स ने चारों के मुंह बंद कर दिए। कुणाल बैठकर काम करने लगा। उन चारों का प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। जहां कुणाल को होना चाहिए था वहां अब सिया, निखिल, कबीर और माहिर थे। फ्लैशबैक एंड। जब मीरा जी और तन्वी के साथ साथ दादी और दादू बाहर आए तो देखा सिया, कबीर, निखिल, माहिर पिलर से बंधे हुए और मुंह पर टेप लगी है। कुणाल उनके सामने बैठकर काम कर रहा है। उन चारों को ऐसे बंधा हुआ था जैसे वो कोई चोर या मुजरिम हो। चारों बस गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से कुणाल को घूरे जा रहे थे और मन ही मन कुणाल को गालियां दे रहे थे। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगेगा। मुझे भी अच्छा लगा, पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कल और सुनाती हूँ। ओके, बाय।